हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। दोस्तों, याद रखिए कि संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। दोस्तों, याद रखें कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। अगर आपसे पूछते हैं कि किस महासागर का आकार लगभग एस आकार का है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का आकार लगभग एस आकार का है। अगर आपसे पूछते हैं कि अर्ध महासागर किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो विश्व की जब आपसे पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर में है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र में ही सबसे अधिक सेवाएं दी जाती हैं, यानी कि इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि इसमें पूरी तरीके से पैसों का लेन देन होता है। इसीलिए भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा होता है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन बी प्लाज्मा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। दोस्तों, याद रखिए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। अगर आपसे पूछते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है और चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मोहिनीअट्टम केरल, ऑप्शन बी लावणी पंजाब, ऑप्शन सी करगम तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गिद्धा पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लावणी पंजाब। दोस्तों, याद रखिए कि मोहिनीअट्टम लोक नृत्य का संबंध जो है ये केरल से है। लावणी का संबंध पंजाब से नहीं है, महाराष्ट्र से है। करगम का संबंध तमिलनाडु से है, बिल्कुल सही है। और गिद्धा का संबंध पंजाब से है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लावणी का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी नीति निदेशक तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। दोस्तों, याद रखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहा जाता है, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है तो याद रखिएगा मोनोसैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा है। अगर आपसे पूछते हैं कि किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है तो याद रखिएगा कि जो काला हीरा होता है इसका प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसमें जो है विद्युत का चालन सबसे अधिक होता है तो याद रखिएगा कि चांदी में विद्युत का चालन सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो याद रखिएगा सोना है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां सिविल कोड संहिता का प्रावधान है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। दोस्तों याद रखिए कि भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सिविल कोड संहिता का प्रावधान है वो गोवा है। अगला क्वेश्चन, स्टोन कैंसर का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी ऊष्मायन, ऑप्शन बी ओजोन क्षरण, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा। दोस्तों याद रखिए कि जब अम्लीय वर्षा होता है तो जो संगमरमर होता है वो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि पहुंचता है और इसी को स्टोन कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने थॉमसन, ऑप्शन बी फंक, ऑप्शन सी वर्जीलियस या फिर ऑप्शन डी एड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्जीलियस। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रोटीन का नामकरण जो किया गया था वो वर्जीलियस के द्वारा किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने म्यूकस, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी प्लूरा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूरा। उससे याद रखें कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के चारों ओर का जो आवरण होता है उसे प्लूरा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि हृदय के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है तो पेरिकार्डियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने सुश्री लीला सेठ, ऑप्शन बी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो मीरा साहिब फातिमा भी थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाए तो अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, कथक का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि कथक का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किसमें देखने को मिलती है? ऑप्शन आपके सामने मानव, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी मुर्गी या फिर ऑप्शन डी गाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्गी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रानीखेत बीमारी है ये मुर्गियों में देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रानीखेत बीमारी किससे फैलता है तो याद रखिएगा वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने अभ्यारण्य, ऑप्शन में चिड़ियाघर, ऑप्शन सी नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिड़ियाघर। दोस्तों याद रखिए कि जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षण दिया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। लेकिन जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर उनको संरक्षण दिया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये सब स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन जो चिड़ियाघर है ये बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रीन मफलर का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने वृक्षों से, ऑप्शन बी वाहनों से, ऑप्शन सी जल से या फिर ऑप्शन डी पर्वतों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्षों से। दोस्तों याद रखिए कि ग्रीन मफलर का अर्थ जो है वो वृक्षों से है।
वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से है। लेकिन याद रखिएगा कि ग्रीन मफलर का जो अर्थ होता है वो वृक्षों से होता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने से जो शोर होता है, जो ध्वनि होती है बहुत ही अधिक अधिक मात्रा की, वो इन वृक्षों द्वारा क्या होता है कि अवशोषित कर लिया जाता है, जिस कारण से ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत रत्न, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी अशोक चक्र या फिर ऑप्शन डी पद्म पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कलिंग पुरस्कार है ये भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि याद रखिएगा कि इसको यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी UNEP या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UNEP। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का जो गठन किया गया था वो 1972 में किया गया था, और याद रखिएगा कि इसी के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार देते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछते हैं कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नैरोबी केन्या में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, शहद मुख्यतः किसका घटक है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि शहद में सबसे अधिक मात्रा में फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 29 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 29 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। याद रखिएगा कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाते हैं, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा। तो याद रखिएगा कि मलेरिया में हमारा प्लीहा जो अंग है ये प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि रुधिर बैंक किससे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्लीहा को ही रुधिर बैंक कहा जाता है, और याद रखिएगा कि प्लीहा को ही RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर है। अगला क्वेश्चन, पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पोलियो रोग है ये वायरस के कारण फैलता है, और याद रखिएगा इसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा जॉन साल्क ने की थी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? ऑप्शन आपके सामने मेधा पाटकर, ऑप्शन बी बाबा आमटे, ऑप्शन सी सलीम अली या फिर ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा आमटे। दोस्तों याद रखिएगा कि मिट्टी बचाओ आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता है वो बाबा आमटे हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा मेधा पाटकर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एपिको आंदोलन है उसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पांडुरंग हेगड़े से है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास किसकी गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेली वीडियो को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।